नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अंजलि अब अनिका को ये नंबर पर फोन करती है, जहां पर दूसरी तरफ एनी अब उस फोन को उठा लेती है तो वो देखती है ये नंबर तो खुद अंजलि मामी का है। इसलिए एनी अब जल्दी से अनिका के फोन को रिसीव करती है। अब अंजलि एनी को कहती है कि एनी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, कृपया करके, मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन मैं यहाँ पर बंद हूँ, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एनी अब अंजलि मामी के को कहती है कि आप फोन को कंटिन्यू रखिए, मैं आपकी लोकेशन को ट्रेस करती हूँ। जब एनी अंजलि मामी के फोन को ट्रेस करने लग जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उस जहां पर अंजलि मामी की लोकेशन थी वहां पर 3 किलोमीटर के एरिया में जैमर लगे हुए थे, जिसके के कारण अंजलि मामी की एग्जैक्ट लोकेशन एनी को पता नहीं चल रही थी। इसलिए अब एनी अंजलि मामी को कहती है कि आप वहां से निकल कर आइए और आप वहां पर, क्योंकि वो आप उन्हें एक पेरिस की पुरानी मार्केट बता देती है कि आप वहां पर आइए, मैं वहां से आपको रिसीव कर लूंगी। अब अंजलि मामी भी एक पल के लिए तो सोचती है कि आखिर अनीका ने उसे कैसे उसकी लोकेशन को ट्रेस किया, लेकिन फिर वो सोचती है कि खुद अनीका ही तो मिस्टर एक्स है, जो हैकिंग की दुनिया में फेमस भी है। इस बात को सोचकर अब अंजलि अब आरजी के पैलेस से जाने की सोचती है कि तभी अंजलि को एहसास होता है कि कोई उसके रूम में आ रहा है। अंजलि को अपने रूम में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अंजलि जब दरवाजे की तरफ देखती है तो एक सर्वेंट आया हुआ था, जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अब अंजलि ये देखकर हैरान थी कि पूरा नाश्ता अंजलि की ही पसंद का था। जो जो चीजें अंजलि को पसंद थी, सेम सारी ही चीजें उसमें अंजलि की पसंद की ही थी। इसलिए अंजलि हैरान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे है और कौन है जो उसके बारे में हर एक चीज जानता है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी। और अब वो उस नाश्ते में एक चीज केक भी था, जो अंजलि अक्सर कॉलेज के टाइम में खाती रहती थी। और राजीव उस वक्त मना कर देता था, ये कह कर के ज्यादा चीज केक नहीं खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज इस ट्रे में खुद एक चीज केक भी रखा हुआ था। आज उस केक को देखकर तो अंजलि कुछ पल के लिए अपने कॉलेज के ख्यालों में ही चली गई थी, क्योंकि कॉलेज के दिनों के बाद अंजलि ने कभी ही इस केक को खाया था। लेकिन खुद को संभालते हुए ही अंजलि ने उस सर्वेंट से पूछा कि आखिर ये नाश्ता किसने भिजवाया है मेरे लिए। अंजलि के इस सवाल पर अब वो सर्वेंट कहता है कि मैडम, हमारे सर ने कहा है, इसलिए हमने इसे भेज दिया, हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते। अब अंजलि ने उस सर्वेंट से कहा कि देखिए, मुझे अपनी जरूरत का कुछ सामान चाहिए है, क्योंकि अब अंजलि अंजलि को हर हाल में यहाँ से निकलना था। इसलिए वो सीधे ही सर्वेंट से कह देती है, क्योंकि ये नाश्ता चाहे अंजलि की पसंद का हो या ना हो, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, अंजलि तो यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए जब उस सर्वेंट ने अंजलि को साफ साफ नहीं बताया कि ये नाश्ता उसकी पसंद का किसने भिजवाया है, तो अब अंजलि भी इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए अब उसने सीधा ही कह दिया कि मुझे कुछ सामान चाहिए। इसी बहाने से अंजलि अब यहाँ से निकल सकती थी। अंजलि अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे मार्केट जाना है। अंजलि की ये बात सुनकर तो वो सर्वेंट कहता है कि देखिए मैडम, आपको जो चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए, आपको इस पैलेस से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ये सुनते ही अंजलि अब हैरानी से बोली कि मैं तो जानती भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, आप ही बताइए ना। क्या आप रह सकते हैं ऐसी जगह पर जिसके बारे में, जब वहाँ पे लोगों के बारे में जब आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो बताओ मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। प्लीज, मुझे मार्केट तक जाना है, मैं अपनी जरूरत का सामान लेकर आ जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस यहीं पर ही आऊंगी। अगर आपको कोई भी शक है तो आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब वो सर्वेंट उस रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि अंजलि की इन बातों से अब सर्वेंट भी को भी अंजलि का लॉजिक सही लग रहा था। इसलिए अब उसको अंजलि के ऊपर दया आ जाती है और वो उसकी बातों से सहमत होता है। और फिर उसने अब अपना फोन निकाला और फिर उसने यहाँ पर राजीव गुलेरिया का नंबर डायल कर दिया, क्योंकि अंजलि में को कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी परमिशन देने से पहले वो एक बार अपने बॉस से कंफर्म कर लेना
चाहता था। कुछ देर बाद जब राजीव गुलेरिया ने फोन उठाया तो उस सर्वेंट ने कहा, बॉस, वो मैडम मार्केट जाने के लिए कह रही है, मैं क्या करूं? एक बार के लिए तो मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन अब वो जिद कर रही है, तो आप ही बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। राजीव गुलेरिया ने अब सर्वेंट से कहा कि ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ ही रहना, उन्हें अकेले मत जाने देना, और हाँ, पेरिस के पुराने मार्केट ही लेकर जाना। राजीव गुलेरिया ने भी खुद उसी मार्केट का नाम ले दिया था जिसमें मिलने के लिए अनीका ने अंजलि को बुलाया था। ये तो अंजलि के लिए अब और भी आसान हो गया था, इसलिए अब अंजलि को कोई और भी ट्रिक अपनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। पहले इसकी मेन मार्केट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ही अब आरजी अपना फोन कट कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो खुद राजीव गुलेरिया को ही नहीं पता था कि उसने परमिशन देकर खुद ही अंजलि का इस पैलेस से बाहर जाने का रास्ता आसान कर दिया है, क्योंकि अंजलि भी तो खुद इसी पूरा पेरिस की पुरानी मार्केट में ही जाना चाहती थी। वहां पर दूसरी तरफ अब एनी ने जल्दी से ही अपनी गाड़ी पेरिस की सड़कों पर दौड़ाने लगी। एनी ने आज ब्लैक जंप सूट पहना हुआ था और साथ में उसने अपने मास्क भी पहना हुआ था, ताकि उस मार्केट में किसी को भी उस पर कोई भी शक ना हो। एनी जानती थी कि उसे पुराने मार्केट में जाने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए एनी ने अंजलि मामी को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था जिसमें लिखा था कि वो थोड़ी देर में ही उस मार्केट में आए, और एनी ने वहां की एक शॉप लोकेशन भी अंजलि मामी को सेंड कर दी थी कि इस शॉप पर मैं आपको मिलूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में आखिर अंजलि मामी यहाँ पर अनिका को कैसे ढूंढती। इसलिए एनी ने वहां की एक पार्टिकुलर शॉप का की लोकेशन एनी के यहाँ पर अंजलि मामी के फोन पर सेंड कर दी थी और साथ में लिख दिया था कि आप मुझे यहीं पर ही मिलिएगा। यहाँ अब एनी तेजी से गाड़ी को दौड़ा रही थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द अब उस मार्केट में पहुंचना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि का ध्यान सिर्फ वक्त पर था, क्योंकि यहाँ अंजलि भी अनीका का मैसेज पढ़ लेती है और अब वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब वो यहाँ से निकले। किसी को अंजलि पर शक ना हो, इसलिए अंजलि ने नाश्ता भी अब बिना किसी ज्यादा पूछताछ के कर लिया था, लेकिन उस नाश्ते का टेस्ट अंजलि को राजीव की याद दिला रहा था, क्योंकि ये सारा नाश्ता वही था जब वो कॉलेज के दिनों में खाया करती थी। जब से अंजलि या राजीव गुलेरिया से दूर हुई थी, तब से ही अंजलि ने इस नाश्ते को खाना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज इस नाश्ते को खाकर उसे यहाँ पर राजीव गुलेरिया की याद आ रही थी। अपनी सोच अपने दिमाग से दूर करते हुए अंजलि अब उस रूम से बाहर निकलने लगी कि तभी वो सर्वेंट अब अंजलि के पास आकर कहता है, चलिए मैडम। ये कहते हुए ही अब वो सर्वेंट अंजलि को एलिवेटर के टॉप फ्लोर से सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आ गया, क्योंकि अंजलि भी तो खुद यही चाहती थी। और अब उस सर्वेंट ने और राजीव गुलेरिया ने इस काम को और भी आसान कर दिया था, और फिर उसने बाहर आकर अब अंजलि मामी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और अब अंजलि मामी को बैठने के लिए कहा कि मैडम आप इसमें बैठ जाइए। यहाँ अंजलि मामी भी अब जब उस सर्वेंट ने उस दरवाजे को खोला तो बड़ी ही कैजुअली गाड़ी के अंदर बैठ गई, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर इस सर्वेंट को या किसी को भी उस पर थोड़ा सा भी शक हो। इसलिए अब अंजलि आराम से उस गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद भी अंजलि के दिमाग में यही ख्याल था कि आखिर ये किसका पैलेस है और क्यों उसकी इतनी खातिरदारी की जा रही है। क्योंकि जब एयरपोर्ट से अंजलि को किडनैप किया था तो अंजलि ने तो यही सोचा था कि जो अगर उसका किडनैप हुआ है तो अब उसके साथ पता नहीं क्या से क्या बुरा होगा, लेकिन यहाँ पर किडनैप करने के बाद आखिर कौन है जो उसे इतने आराम से रख रहा है, जो उसे यहाँ पर इतनी इज्जत दे रहा है। अपने ही ख्यालों में अब अंजलि को पता भी नहीं चला कि गाड़ी कब वहां पर पैलेस से बाहर निकल गई थी, और कहीं ना कहीं ये पैलेस अब अंजलि को राजीव की याद दिला रहा था। हालांकि अंजलि को भी अपने दिमाग में ये शक हो रहा था कि हो ना हो ये पहले से राजीव का है, लेकिन उसका दिल इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था। और अंजलि बार बार अपने आप को ही राजीव की याद से खुद को ही दूर कर रही थी। अपने ख्यालों में ही अंजलि को एहसास हुआ कि वो अब उस लोकेशन पर आ गई है जो अंजलि अब वो उस लोकेशन पर आ गई है जो अनीका ने उसे भेजी थी। अब अंजलि अब उस शॉप को ढूंढने लगती है जिसकी लोकेशन अनीका ने उन्हें दी थी, क्योंकि अंजलि को और अनीका वहीं पर ही मिलने वाली थी। अंजलि ने अब कुछ देर तक अपनी नजरों को घुमाया तो अंजलि मामी ने देखा कि वो तो पेरिस की ट्रेडिशनल लेडीज सैलून है।
अंजलि ने अब उस सर्वेंट से कहा कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अंजलि उसी शॉप में चली जाती है। यहाँ पर सर्वेंट की नजर अब अंजलि पर ही बनी हुई थी, क्योंकि ये सर्वेंट एक मिनट के लिए भी अंजलि को ओझल नहीं होने दे सकता था अपनी आंखों से, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी हो गया तो वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके बॉस का गुस्सा कैसा था। वो मिनटों में ही अपनी जान से हाथ भी खो धो सकता था। इससे पहले कि अंजलि मामी अनिका को कोई भी मैसेज सेंड करती, उनके पास ही एनी का मैसेज आ गया था, जिसमें लिखा था कि उस सैलून का दूसरी तरफ के बने दरवाजे से बाहर आ जाइए, मैं सामने ही आपका वेट कर रही हूँ। क्योंकि उस शॉप में 2 दरवाजे थे, एक तरफ से तो वहाँ पर कस्टमर अंदर जाते थे, लेकिन उसका एक दूसरा भी दरवाजा था जिसमें पीछे की तरफ से वो रास्ता सीधा ही रोड पर निकल जाता था। अनिका ने मैसेज से अंजलि को ये बता दिया था। ये मैसेज पढ़ते ही अब अंजलि मामी उसी सैलून में बने हुए दूसरे दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है। वहाँ का नजारा देखकर तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये दरवाजा तो उन्हें मार्केट के बाहर लेकर आ गया था। इस दरवाजे से ही अंजलि मामी सीधी ही रोड पर आ गई थी। तभी अनीका ने जब सामने देखा तो एक ब्लैक कलर की गाड़ी वहां खड़ी थी। बिना देर किए ही अब अंजलि मामी भी उस गाड़ी के पास चली गई। पहले तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये गाड़ी किसी और की तो नहीं है, कहीं वो जहां से बचकर निकली है, कहीं वो उससे भी बड़े ज्यादा दलदल में ना फंस जाए। इसलिए एक पल के लिए तो अंजलि मामी को डर लगा, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और उसे अनिका पर भी पूरा ही भरोसा था। इसलिए अंजलि मामी अब उस गाड़ी के पास जाकर से उसके पास से चली गई। पहले तो उन्हें डर लगा कि कहीं अब ये कोई और तो नहीं है, लेकिन फिर वो बड़ी ही जल्दी से दरवाजा को खोलकर अंदर बैठने के लिए दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी अंदर से अनिका कहती है कि जल्दी बैठिए, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा या किसी को आप बैठते हुए दिख जाओगे। इसलिए अब अंजलि मामी भी जल्दी से वहां पर बैठ गई थी। अंजलि मामी एनी की बगल की सीट में ही बैठ गई थी। एनी ने अंजलि से कहा, मैडम शैल वी गो?" एनी की इस बात पर तो अंजलि मामी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। एनी ने तेजी से अपनी गाड़ी को रोहित के पैलेस की तरफ ले गई। एनी ने गाड़ी की स्पीड ज्यादा रखी थी कि अगर उस पर उसका पीछा कोई कर रहा है तो वो उन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ सर्वेंट अब काफी वक्त से ही इधर इस पुरानी मार्केट में अंजलि मामी के आने का ही वेट कर रहा था। जब उसने देखा कि वो अब तक नहीं आई है तो अब वो सीधा ही उस शॉप के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी मैडम तो वहां है ही नहीं। उस सर्वेंट ने अब जल्दी से अपना फोन निकाला तो फिर राजीव गुलेरिया को फोन लगा दिया। जैसे ही सामने से राजीव गुलेरिया ने फोन उठाया तो उस सर्वेंट ने कहा कि बॉस मैडम यहाँ से कहीं पर चली गई है। अपने सर्वेंट की बात को सुनकर अब राजीव उसे गुस्से में ही कहता है, चली गई है इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे वो तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है, तो वो कैसे कहीं पर जा सकती है? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही अब राजीव फिर से कहता है कि तुम उस मार्केट के चप्पा चप्पा छान मारो, वो शायद वहीं पर ही कहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो वहां पर नहीं है, उनके लिए वो मार्केट भी नहीं है, इसलिए वो उधर से कहीं निकल गई हो। इसलिए तुम चप्पा चप्पा यहाँ का छान मारो। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर एक गहरी सोच में चला जाता है। वो यही सोच रहा था कि आखिर अंजलि कहाँ जा सकती है, क्योंकि अंजलि तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। ये कंट्री तो अंजलि के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तभी उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है। राजीव गुलेरिया अब अपने फोन पर अंजलि का पुराना नंबर फिर से डायल कर देता है, ताकि उसे पता चले कि आखिर अंजलि कहाँ है। तब वो देखता है कि कुछ देर की रिंग के बाद फोन कट हो जाता है और फिर उसे फ्रेंच में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मैसेज सुनाई देता है। ये मैसेज से राजीव गुलेरिया ये समझ जाता है कि अंजलि पेरिस में ही है, क्योंकि इतनी जल्दी तो अंजलि यहाँ पेरिस से बाहर भी नहीं जा सकती थी। राजीव गुलेरिया बार बार अंजलि को ही फोन कर रहा था, तो वही एनी के बगल में ही बैठी अंजलि उसके फोन को बार बार कट कर रही थी। वो राजीव गुलेरिया को फोन को नहीं उठा रही थी। हालांकि खुद अंजलि मामी को भी ये नहीं पता था कि वो अभी भी राजीव गुलेरिया के पैलेस में ही थी। अंजलि अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर ये इंसान मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है, और अंजलि मामी अभी इस वक्त राजीव से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे उसके फोन को बार बार कट कर रही थी।
अब तक एनी अपनी गाड़ी को रोहित के पहले इसके पास ले आई थी। बाहर के ही मेन गेट के खुलने के बाद अब एनी गाड़ी को अंदर की तरफ ले जाती है। मेन डोर के पास अपनी गाड़ी को रोककर अब एनी अंजलि मामी से कहती है कि मामी आप अंदर चलिए, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। एनी की बात को सुनकर अब अंजलि मामी भी पहले इसके अंदर जाने लगती है, तो वहां पर एनी अपनी गाड़ी को बेसमेंट की तरफ ले जाने लगती है। कुछ ही देर में अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद जब एनी बाथरूम से होकर सीधा ही रोहित और अनीका के रूम में आ जाती है और वो अनीका का एक ड्रेस निकाल कर पहन लेती है और फिर वो जल्दी से बाहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एनी एक ब्लैक आउटफिट को पहन कर गई थी, इसलिए उस आउटफिट में वो अपने पूरे ही यहाँ पर सभी लोगों के सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए पहले एनी अनीका के रूम में आकर उसकी एक ड्रेस को पहनना पहले प्रेफर करती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद अब एनी जल्दी से बाहर की तरफ आ जाती है, तो वो देखती है कि अंजलि मामी अभी भी ग्राउंड फ्लोर ही में ही थी। इससे पहले कि एनी नीचे जाती उसने देखा कि भूमिका अपने बगल के रूम से किसी टेंशन से निकल रही है। एनी ने भूमिका से पूछा, क्या हुआ है भूमिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि भूमिका बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी। एनी के सवाल पर अब भूमिका जवाब देती है, तुमने जिन माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाया था ना, वो दोनों अब ठीक हो गई है। इनफैक्ट कल से वो दोनों कॉलेज भी ज्वाइन कर रही है। भूमिका की यह बात सुनकर तो अब एनी कहती है कि डोंट वरी भूमिका, कल से मैं और जॉन दोनों ही कॉलेज ज्वाइन करेंगे और जब तक अनिका मैडम और रोहित सर दोनों ही नहीं आ जाते हैं हम कॉलेज पर नजर रखेंगे। एनी से बात करते हुए ही अब भूमिका की नजर अंजलि मामी पर जाती है, तो उनके चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। वो हैरानी से अब एनी को देखती है। एनी अंजलि मामी को आवाज देती है कि मामी आप ऊपर आ जाइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। एनी की बात सुनते ही अब अंजलि मामी एनी और भूमिका के पास आ जाती है। फिर वो तीनों ही एलिवेटर से थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं और फिर भूमिका अंजलि मामी से कहती है कि क्या आप बच्चों से मिलेंगे आंटी? भूमिका की इस बात पर अब अंजलि मामी भी कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं जरूर मिलूंगी। अभी भूमिका अंजलि मामी को बच्चों के रूम में लेकर जाने ही वाली थी कि तभी एनी कहती है कि पहले मामी को फ्रेश हो जाने दो, वो थोड़ा सा आराम कर ले, फिर वो बच्चों से मिल लेगी, कौन सा वो कहीं भागी जा रही है। ये कहते हुए ही अब एनी अंजलि मामी को अरे खामोशी के बगल वाले रूम में ही ले जाती है कि तभी अंजलि मामी कहती है, मेरा तो सारा ही सामान एयरपोर्ट पर ही छूट गया था, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं फ्रेश हो जाऊं, रेडी हो जाऊं या अपने कपड़े चेंज कर सकूं। मैं क्या करूं? अंजलि मामी की ये बात सुनकर तो अब एनी कहती है कि डोंट वरी मामी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ करती हूँ यहाँ पर। एनी जॉन को एक मैसेज करते हुए कहती है कि तू मार्केट से कुछ कपड़े ले आना। ये मैसेज लिखते हुए ही अब एनी भूमिका को भी दिखाती है। यहाँ पर भूमिका मैसेज को बढ़ाते हुए कहती है कि सलवार सूट ले आना और हाँ इसी साइज का लाना। वो यहाँ पर एक एज एस्टिमेट अंजलि मामी क्या का साइज भी उन्हें दे देती है। ये टाइप करते हुए ही भूमिका मैसेज सेंड कर देती है। वहाँ लैब में काम कर रहे जॉन को जब ये मैसेज मिला तो वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। इसलिए उसने रोहित ने पहले ही जॉन को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कभी उसे शॉपिंग करना हो तो वो किसी शोरूम से शॉपिंग करे। इसलिए जॉन ने भी भूमिका की दी हुई इंफॉर्मेशन उस शोरूम के मैनेजर को सेंड कर दी थी और उसे कहा था कि सब पैक कर दे, मैं थोड़ी ही देर में लेने के लिए आता हूँ। कुछ ही देर में अब जॉन थोड़ी ही देर बाद उस शोरूम की तरफ निकल जाता है और फिर वो जल्दी से वहां पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द यहाँ पर उन कपड़ों को उठाना था। और फिर रोहित के फोन से उस मैनेजर को फिर से एक मैसेज करके सारे ही सामान को बाहर लाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में उस मैनेजर का स्टाफ सारा सामान लेकर जॉन की गाड़ी में रख देते हैं। क्योंकि जॉन ने यहाँ पर रोहित का एक सिलिकॉन मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो इन्हें अभी भी रोहित मारवा ही समझ रहे थे और जॉन भी उन्हें पेमेंट कर देता है। और फिर जॉन अपनी गाड़ी को तेजी से रोहित के पैलेस की तरफ ले जाने लगता है।
कुछ देर के सफर के बाद जॉन रोहित के पैलेस में पहुंच जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद जॉन बैनी को मैसेज कर देता है कि नीचे बेसमेंट में आकर सारी ही चीजें लेकर जाइए। ये मैसेज करते हुए ही जॉन लैब में चला जाता है फिर से, और फिर वो सिस्टम को ऑन करते हुए जॉन अंजलि का डीएनए उस हॉस्पिटल में जन्मे हर बच्चे के साथ मैच करने लगता है। क्योंकि जॉन यहाँ पर अंजलि का ही काम कर रहा था, वो ये ऐसे ऐसे करके उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने जॉन और रैनी मतलब के रोहित और रैनिका को हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि उनके बेटे क्या का जन्म कब हुआ था और किस हॉस्पिटल में हुआ था। ये सब कुछ। अब तक जॉन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने काम में लगा हुआ था कि कब भी तो उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब तक एनी भी नीचे लैब में आ गई थी। एनी ने जॉन से कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? एनी के सवाल पर अब जॉन ने कहा कि अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। तुम्हें क्या लगता है? मैटर इस मैटर में हमें बॉस की हेल्प लेनी चाहिए। जॉन के इस सवाल पर अब एनी ने कहा कि अभी नहीं, पहले हम देखते हैं। देखो, वो पूरे ही इंडिया में जितने भी लोगों का भी डाटा सिस्टम पर फीड है, हम उसे चेक करते हैं। तुम एक काम करो, सबसे पहले मल्होत्रा हाउस के मेंबर को चेक करो, और मैं आकर गुलेरिया हाउस के मेंबर को चेक करती हूँ। ये कहते हुए ही एनी अब लैब से निकल जाती है। यहाँ जॉन ने पहले ही अंजलि मामी से वो ईमेल एड्रेस से मांग लिया था जिसमें मल्होत्रा परिवार की मेडिकल हिस्ट्री अपलोड है। क्योंकि मल्होत्रा है परिवार हर महीने अपने चेकअप के लिए एक ही हॉस्पिटल में जाता था, इसलिए अब मल्होत्रा परिवार का वहां पे हर एक मेंबर की मेडिकल हिस्ट्री पहले से ही अपलोडेड होती है। यहाँ एनी अब तक थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई थी। अंजलि मामी इस वक्त राजीव गुलेरिया से ही बात कर रही थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया बार बार अंजलि मामी को कॉल कर रहे थे। इसलिए जब अंजलि अपने रूम में होती है तो अंजलि मामी अब उनका फोन को उठा लेती है। अंजलि मामी अब राजीव से कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? अंजलि मामी के इस सवाल पर राजीव कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम सेफ तो हो ना? राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब अंजलि मामी ने कहा कि देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, वो भी बिल्कुल सेफ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस तरह से फोन करना चाहिए। आगे फोन करने से पहले कृपया कई बार तुम्हें सोच लेना चाहिए। ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब फोन को कट कर देती है। वहां दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया यही सोच रहा था कि क्या अंजलि मेरे घर में सेफ नहीं थी, जो वो बिना कुछ बोले ही और वो इस तरह से वहां से चली गई, और वो भी बड़ी ही चालाकी से। राजीव गुलेरिया अभी यही सोच रहा था कि तभी उसका खास आदमी आकर अब कहता है, बोस, आपको और दमयंती को राजमहल में जाना है आज तो। आप तो जानते ही है ना कि वो कितना जरूरी है। अपने खास आदमी की ये बात सुनकर अब बोस ने कहा कि मैं जानता हूँ, तुम जाओ, जाकर दमयंती से कह दो कि वो तैयार रहे। अपने बोस की ये बात सुनकर अब वो खास आदमी वहां से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ स्वाति की गुफा में रोहित को अभी होश आ रहा था। बूढ़े बाबा ने जब ये देखा तो वो अब स्वाति मल्होत्रा के पास जाने लगे, जहां पर स्वाति मल्होत्रा को गरुड़ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अंजलि मल्होत्रा सेफली आपके पैलेस में आ गई है। यहाँ बूढ़े बाबा भी अब अंदर से आकर स्वाति को यही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि मैडम, रोहित सर को अब होश आ गया है। बूढ़े बाबा की ये इन्फॉर्मेशन सुनकर स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि ये काफी लंबे समय के बाद उन्हें ये खुशखबरी मिली थी। वो कब से चीज का इंतजार कर रही थी कि पता नहीं रोहित को कब होश आएगा। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से ही गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रोहित ने अपनी आंखें खोल दी हैं। स्वाति अब रोहित के पास आकर कहती है कि ज्यादा मत सोचो, अभी बस तुम्हें आराम करना है। ये कहते हुए ही अब स्वाति रोहित के सिर पर अपना हाथ फेरती है। तभी स्वाति के कानों में रोहित की हल्के से शब्द सुनाई देते हैं। वो कहता है कि लतिका का नाम सुनकर अब स्वाति कहती है, वो अब बिल्कुल सेफ है, तुम चिंता मत करो, अभी तुम भी आराम करो, क्योंकि अब तुम भी ठीक हो। ये कहते हुए ही अब स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखती है तो बूढ़े बाबा समझ जाते हैं कि वो अंदर से एक इंजेक्शन लेकर आए। इसलिए स्वाति मल्होत्रा की इसलिए अब वो जल्दी से अंदर जाते हैं और उनके बताए हुए इंजेक्शन को लेकर आ जाते हैं, और उस इंजेक्शन को लाकर अभी वो स्वाति को दे देते हैं। स्वाति मल्होत्रा ने भी अब उस इंजेक्शन को रोहित को लगा देती है, और कुछ ही देर में अब रोहित फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब बूढ़े बाबा फिर से कहते हैं कि मैडम, पूरे 10 दिन के बाद रोहित सर को होश आया है।
मैडम, क्या हमारे दुश्मन बहुत आगे निकल गए हैं? क्योंकि अब तो वो ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं कि जिनसे बचना अब नामुमकिन होता जा रहा है। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और फिर उन्हें बाहर चलने के लिए कहती है। क्योंकि भले ही स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर रोहित को इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं थी। वो रोहित के वहां पर मौजूद होने से उनके सामने या उनके पास कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे रोहित को कोई कुछ भी पता चले। कुछ ही देर में वो दोनों ही गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब स्वाति बूढ़े बाबा से कहती है कि वो हमसे आगे नहीं निकले हैं। हाँ, लेकिन ये भी एक सच है कि जो वायरस या जो केमिकल किंग ने और मैंने सालों पहले बनाया था वो वहां तक जरूर पहुंच गए हैं। क्योंकि रोहित पर जिस केमिकल से वार किया गया है ये वही केमिकल है जो सालों पहले किंग ने बनाया था। और इसलिए इसका एंटीडोट भी जाहिर सी बात है कि ये किंग के ही पास था। ये कहते हुए अब स्वाति एक लंबी सी सांस लेती है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे डर है कि कहीं ये लोग उस वायरस को ना फैला दे जिसका एंटीडोट तो मैंने अब तक जिसका एंटीडोट मैंने अब तक बनाया है। वो वायरस कितना खतरनाक है ये तो बस वो किंग ही जानते हैं। क्योंकि इस एंटीडोट के बारे में तो ज्यादा मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, ये इसका तोड़ सिर्फ किंग के ही पास है। या स्वाति अपने मन में ही सोचती है कि क्या किंग उसे चेहरे को जानते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। क्योंकि यहाँ पर दुनिया यही सोच रही थी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस खुद किंग है। लेकिन अब स्वाति की बातों से लग रहा था कि जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस तो कोई और ही है और जिसे शायद किंग जानते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा फिर से ही सोचती है कि जरूर जानते होंगे, वरना आखिर क्या वजह होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बस किंग के एक फोन कॉल पर ही उसने अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कह दिया था। मैंने उस रूम के बाहर उन औरतों की चीखें सुनी थी जिन्हें वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। उनमें से एक आयशा मारवा भी थी। मुझे तो लगा था कि अब मेरा भी वही हाल करेंगे जो वहां पर उन बाकी की औरतों का हो रहा है। जैसे ही वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा तभी किंग के एक फोन कॉल ने ही पूरी ही बिल्डिंग को हिला दिया था। मुझे बस उस वक्त सिर्फ आयशा का ही ख्याल था। मैं अब जल्दी से आयशा के पास गई थी और उसका सिर अपनी गोदी में रख कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि उस समय आयशा मारवा बेहोश हो रखी थी कि तभी मैंने उस रूम की विंडो से देखा था कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड किंग के आगे घुटने के बल बैठा हुआ था और वो आदमी जिसने आयशा की वो हालत की थी वो अब मर चुका है। उस आदमी की चीखें मेरे कानों में भी आई थी जब वो किंग से रहम की भीख मांग रहा था। किंग की फाइटिंग टेक्निक तो मुझसे भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसकी फाइटिंग तो मुझे भी बहुत ही पसंद थी। मैं हमेशा से ही यही चाहती थी कि अनिका को खुद किंग ट्रेंड करे और इत्तेफाक से आज अनिका उनके पास ही है। इसलिए शायद मुझे आज डर भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गरुड़ ने सब कुछ स्वाति मल्होत्रा को बता दिया था। किंग के पास अब अनिका से नफरत करने की वजह सिर्फ एक ही है कि वो मेरी बेटी है। नहीं तो वो अनिका से किसी भी मामले में नफरत नहीं कर सकते। लेकिन वो जानते हैं कि अनिका रोहित के लिए क्या मायने रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस बार अनिका आएगी तो मुझे उससे में किंग की झलक जरूर दिखाई देगी। क्योंकि अगर किंग अनिका को ट्रेंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि अब अनिका भी किंग की तरह ही और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब स्वाति अपने आप से कहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो स्वाति के सामने तो है लेकिन उसकी नजर में नहीं आ रहा है। वहां दूसरी तरफ राजमहल में आज बड़ी रानी अपने रूम के विंडो के पास खड़ी होकर उस मंजर को याद कर रही थी जब वो प्रिंसेस लतिका की उम्र की थी। तो वो राजमहल में अकेली थी। उनकी पूरी ही फैमिली उन्हें राजमहल में ही छोड़कर किसी रॉयल फैमिली के फंक्शंस को अटेंड करने के लिए चले गए थे। और थोड़ी ही देर बाद वहां पर राजमहल पर अटैक हो गया था। जैसे ही वहां पर सारे ही सदस्य उस फंक्शन में गए तो उनके जाते ही वहां पर अटैक हो गया था। लेकिन वहां पर बड़ी रानी तो उसी महल में मौजूद थी। बड़ी रानी ने उस वक्त अपने पिता को फोन लगाने की बहुत ही कोशिश की थी। ये फिर तभी उन्होंने जब उनका फोन लगा तो वो ये कहकर फोन काट दिया कि ये मेरा वहम है। और उसके बाद जब हमने अपने भाई को फोन लगाया तो उसने भी हमारा मजाक बनाया था कि आखिर ये ऐसा कैसे हमारे पीछे से कोई अटैक कर देगा, शायद तुम गलत सोच रही हो।
जबकि हमने अपने विंडो से देखा था वो कुछ 100 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने राजमहल पर अटैक किया था। उस वक्त हमें सिर्फ किंग का ख्याल आया। हम जानते थे कि वो हमारे पिता के दोस्त थे और कई बार उन्होंने हमसे कहा था कि जब भी जरूरत हो तो मुझे बस एक फोन कर देना। हमने भी किंग को तभी फोन कर दिया और राजमहल की सारी ही सिचुएशन को बता दिया था, क्योंकि उस समय तो मेरे पिता और मेरे भाई को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। इसलिए अब यहाँ पर बड़ी रानी के पास सिर्फ किंग के पास ही फोन करने के अलावा उस समय कोई भी रास्ता नहीं था। उस वक्त किंग ने ही हमें बस इतना ही कहा था कि तुम जिस रूम में है उसे अच्छे से बंद कर लेना और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। और बड़ी रानी ने भी किंग के कहे अनुसार उस समय यही किया था और वो अपने रूम के कोने में जाकर छुप गई थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद हमें एहसास हुआ कि वो लोग काफी तेजी से हमारे रूम के दरवाजे को पीट रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने दरवाजे को तोड़ भी दिया था और वो हम पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उनके अटैक को किसी ने रोक दिया। जब हमने देखा कि किसने उन्हें रोका है तो वो कोई और नहीं बल्कि किंग थे, क्योंकि उस समय पर किंग ने ही यहाँ पर बड़ी रानी को प्रोटेक्ट किया था। किंग ने अकेले ही उतने आदमियों को एक साथ मार गिराया था। कुछ ही देर में पूरा ही राजमहल शांत हो गया था, क्योंकि फाइट अब तक रुक चुकी थी। हमने जब किंग की तरफ देखा तो उनके कंधे से खून बह रहा था। हमारे चेहरे पर परेशानी देखकर किंग ने कहा कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटी सी खरो चोट है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। किंग हमारे मूड को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमने देखा कि हमारा पूरा ही परिवार आ गया था। वहां पर हमारी सेफ्टी को लेकर किंग और हमारा पिता के बीच में भी कहासुनी हो गई थी, क्योंकि हमारे पिता को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था कि यहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में किंग आ गए थे। लेकिन उस दिन हमें खुशी हुई थी कि कोई तो है इस दुनिया में जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। किंग ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हुए कहा था कि जब भी जरूरत हो हम उन्हें याद करें। उस दिन के बाद से ही हम अपने परिवार से दूर होते चले गए और शायद किंग के बहुत ही पास। बड़ी रानी अपने ही ख्यालों में ही थी कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके रूम का दरवाजे को नॉक कर रहा है। ये रूम के दरवाजे को नॉक करने की आवाज सुनकर अब बड़ी रानी अपने सेंस में आती है और अब बड़ी रानी जल्दी से दरवाजे के पास गई और फिर उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। तो उन्होंने देखा कि बाहर कवि नालिशा खड़ी हुई थी। बड़ी रानी ने अब उन्हें अंदर आने के लिए कहा और फिर उन्होंने जब बड़े कवि नालिशा अंदर आ गई तो फिर उन्होंने बड़ी ही जल्दी से दरवाजा बंद भी कर दिया। कवि नालिशा ने अब बड़ी रानी से कहा कि मामा जी चाहते हैं कि हम कॉलेज का होल्ड उनके हाथ में दे दें और इतना ही नहीं, जिस पोस्ट पर किंग है हम उस पोस्ट को उनके किसी दोस्त को दे दें और जिस पोस्ट के लिए आर्या मूर्ति अलॉट हुई थी उस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट ही उन्हें कैंडिडेट भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। उनका कहना है कि न्यू एचओडी इस पोस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो पिछले एक हफ्ते से नहीं आए हैं, लेकिन रानी माँ आप तो सच जानती है ना कि किंग क्यों नहीं आ रहे होंगे। कवि नालिशा की ये बात सुनकर बड़ी रानी कहती है कि तुम एक बार किंग को और उस आर्या मूर्ति को मैसेज करो, हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए अपने भाई की रिकमेंडेशन पर तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ कवि नालिशा अपनी माँ की बात से सहमत थी तो वहीं दूसरी तरफ किंग का पैलेस मैनिका अपने रूम में बैठी हुई यही सोच रही थी कि वो अपने सवालों का जवाब को किंग से कैसे पूछे कि तभी अनिका के कानों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अब वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि कोई अलेक्जेंडर के रूम में गया है। अनिका भी अब धीरे से कदमों से अलेक्जेंडर के रूम में चली जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर अलेक्जेंडर के जिस रूम को अलेक्जेंडर के लिए बनाया गया है उसमें कौन गया है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि किन्ने उन पेट एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सबके साथ खेलने वाला जल्द ही यहाँ पर आएगा और वो यही रहेगा, ये पहले उसी का तो है। किंग की बात को सुनकर अब अनीका कहती है कि लगता है कि आप भूल गए हैं कि रोहित के 3 बच्चे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले सिर्फ अलेक्जेंडर का है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ ये अलेक्जेंडर का हो बाकी आर्यन और रिया का ना हो।
ये पहले सारियन का क्यों नहीं हो सकता या फिर रिया का? अनीका के इस सवाल पर अब फिर से किंग जवाब देते हैं कि अलेक्जेंडर ही इंपीरियल ग्रुप को आगे लेकर जाएगा। और एक बात और, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, रोहित के बाद अलेक्जेंडर भी राजमहल को प्रोटेक्ट करेगा। किंग की ये बात सुनकर तो अब अनीका को 440 वोट का एक झटका सा लगा था कि आखिर उसके बच्चों के मामले में किंग ऐसे कैसे खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। किंग ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अलेक्जेंडर मेरा वारिस है, उसे इस दुनिया में लाने के लिए मैंने बहुत ही दिमाग लगाया है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे और मेरे बच्चे अलेक्जेंडर के बीच में ना आओ। ये कहते हुए ही किंग अब उन पेट एनिमल्स के साथ खेलने लगा और अब उन्होंने अनीका को बाहर जाने के लिए कह दिया था। यहाँ अनीका जाने से पहले किंग से कहती है कि कम से कम मेरी प्रेगनेंसी से जुड़ा राज तो मुझे बता दीजिए। अनीका की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि नीचे जो फाइटर्स जिस फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम वो सीख गई तो मैं तुम्हारे किसी एक सवाल का जवाब तुम्हें पक्का दूंगा। और हाँ, वो जवाब किस सवाल का होगा ये मैं तय करूंगा। ये कहते हुए ही अब किंग अनीका को जाने के लिए कह देता है। अपने रूम में आने के बाद तो अब अनीका के दिमाग में बस किंग की ही बात घूम रही थी। अनीका जानती थी कि उसके पापा करण गुलेरिया रिया पर अपना हक ज्यादा समझते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस की दादी माँ आर्यन को अपने घर का वारिस समझती है और यहाँ किंग अलेक्जेंडर को। क्या रोहित और मेरा कोई भी हक नहीं है हमारे ही तीनों बच्चों पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही साइड से तीनों बच्चों को बांट लिया गया है। क्या तीनों ही बच्चों की लाइफ में हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा? क्या हमारा कोई भी हक नहीं होगा? अनिका बस यही सोच रही है, क्योंकि आज किंग की बात से वो हर्ट थी। क्या किंग चाहते हैं कि मैं रोहित के बच्चों की माँ बनूं? क्या किंग चाहते थे कि मैं रोहित के बच्चों की माँ बनूं? क्या मेरी प्रेगनेंसी मेरी माँ के साथ किंग का भी प्लान था? मेरी माँ तो मेरी जान बचाना चाहती थी, लेकिन किंग ने रोहित से वो क्यों किया, कि रोहित के साथ वो क्यों किया कि मैं रोहित के ही बच्चों की माँ बनूं? इतने साल हैं और मेरे सामने दो ऐसे लोग हैं जो मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही पहेलियों में ही बातें करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझे ये फाइटिंग टेक्निक अब सीखनी ही होगी, क्योंकि मुझे भी हर हाल में अपने इन सवालों तक पहुंचना ही है। अपने मन में अनीका भी यही सोचती है। अनीका अब 7th फ्लोर पर बने एलिवेटर से सीधा ही अब ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है, क्योंकि अब अनीका अपने मन में ठान लेती है कि अब वो इस फाइटिंग स्किल्स को हर हाल में सीख लेगी। वैसे भी अनीका के लिए ऐसी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जिसे वो सीख ना पाए, अगर अनीका एक बार अपने मन में ठान ले तो। इसलिए कुछ ही देर में बनीका ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है और अब वो उन फाइटर्स की फाइट को ऑब्जर्व करती है जो वहां पर फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही सारे ही फाइटर्स का ध्यान वहां पर अनीका पर जाता है, तो वो सभी अपनी फाइट्स को वहीं पर छोड़कर अब अपना सिर अनीका की तरफ झुकाते हैं और वो अनीका को ग्रीट करते हैं। उनमें से अब एक फाइटर अनीका से कहता है कि मैडम आप यहाँ, आपको कुछ काम था क्या? क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनीका यहाँ पर उनके पास आ जाएगी। उस फाइटर की बात को सुनकर अब अनीका कहती है कि मुझे भी इस फाइट की प्रैक्टिस करनी है। अनीका की ये बात सुनकर तो अब सारे ही फाइटर अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी हैरानी को छुपाते हुए अब एक फाइटर ने कहा, लेकिन मैडम आप तो इस पैलेस की क्वीन है और हमारा काम है हमारे युवराज के साथ साथ उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए आपको ये फाइट सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस आदमी की बात को काटते हुए बनीका कहती है, देखिए अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं इस फाइटिंग टेक्निक को सीख सकती हूँ। मेरी बॉडी भी हील हो चुकी है। सारे ही फाइटर अब हैरानी से एक दूसरे को ही देख रहे थे कि तभी एक फाइटर ने हिम्मत करते हुए कहा, मैडम आप इतनी जल्दी कैसे हील हो सकती है? अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं आपको। और जब आपको मैं यहाँ पर लेकर आया गया था इस पैलेस में, तो उस समय पर आप बहुत ही जख्मी थी। वहां अब तक अपना मास्क पहने हुए किंग और उसके साथ वो स्टैचू भी फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। किंग ने जब अनीका की बात सुनी तो अब वो एकदम से ही हैरान हो गए थे, क्योंकि किंग ने भी खुद नहीं सोचा था कि अनीका अभी इसी वक्त ही फाइटिंग सीखने के लिए आ जाएगी।
अब किंग अनीका की बातों को सुनकर इसलिए हैरान थे कि अनीका अपने सवालों का जवाब जानने के लिए कितनी ही उतावली है, इसीलिए तो वो यहाँ पर अभी के अभी ही फाइट सीखने के लिए आ गई है। आखिर ऐसे कैसे अनीका ने ये कह दिया कि वो अब ठीक है। अनीका की बात को संभालते हुए अब किंग ने ही एआई वॉइस में कहा, तुम्हारा कुछ भी नया सीखने का जज्बा मुझे बहुत ही पसंद आया अनीका, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी अभी तुम्हें गोली लगी थी और उसे रिकवर होने में अभी भी कम से कम 7 दिन और है। किंग की बात को सुनकर अब अनीका को ये समझने में देर नहीं लगती कि किंग भी रोहित और उसकी माँ की तरह ही अनीका का सच छुपा रहे हैं। अनीका ने किंग के मैसेज में उसे हिडन मैसेज को भी समझ लिया था जो किंग अनीका को बताना चाहते थे। तभी अनीका ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पर ये फाइटिंग टेक्निक को देख रही थी, मुझे तो अभी टाइम लगेगा इस फाइटिंग को सीखने में। क्योंकि किंग की बात को सुनकर अनीका हड़बड़ी में ही उन फाइटर्स के सामने आ गई थी, लेकिन जब किंग ने आकर यहाँ पर अनीका को बताया कि अभी तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी 1 हफ्ता और है, इसलिए अब किंग की इस बात से अनीका समझ जाती है कि जैसे स्वाति मल्होत्रा और रोहित खुद जाते हैं कि पूरी दुनिया को अनीका पर शक ना हो कि वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गई, इसलिए शायद किंग भी यहाँ पर अनीका की को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए अब अनीका भी किंग की हाँ में ही हाँ मिला देती है। इसलिए अब किंग अनीका कहती है कि मुझे तो अभी टाइम लगेगा इस फाइट को सीखने में। अनीका की इस बात को सुनकर अब सारे ही फाइटर्स अपनी प्रैक्टिस में फिर से लग जाते हैं। अनीका की नजर अब जैसे ही किंग पर जाती है तो वो देखती है कि किंग अब एलिवेटर से टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे थे। यहाँ अनीका अब एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जो एक स्टैचू उसे किंग के फ्लोर पे दिखाई दिया था से ही पता नहीं न जाने कितने ही फाइटर यहाँ पर मैच पैलेस में मौजूद है जो कि यहाँ पर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ हैकिंग की नई नई टेक्निक भी सीख रहे हैं। वहीं अनीका अब सेकंड फ्लोर पर देख रही थी। वहां पहुंचने के बाद तो अनीका के नाक में ना जाने कितने ही डिसीज की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वहां पर कोई कुछ तो बना रहा था जिसकी खुशबू अभी तक अनीका के नाकों में आ रही थी। ये देखकर अब अनीका समझ गई थी कि यही पूरा फ्लोर ही किचन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब अनीका थर्ड फ्लोर पर जाती है तो उस फ्लोर पर तो देखकर अनीका समझ गई थी कि ये फ्लोर उन सभी फाइटर्स के लिए रिजर्व है। ऐसे ही करते हुए अब अनीका 7th फ्लोर तक आ जाती है। अनिका अभी भी यही सोच रही थी कि अभी उसे अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अभी और 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यही सोचते हुए अनिका अपने ही रूम में चली जाती है तो वो अपनी रूम में जाने के बाद अब जब वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है अपने अपनी बालकनी में जाने के बाद जब अनिका बाहर के नजारे को देखती है तो वो वहां पर एक पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी को देखते हुए उसे आंखों ही आंखों में अब एक मैसेज सेंड करती है। वो मैसेज उसकी माँ के लिए होता है। अनीका कहती है कि ऐसा क्या राज है राजमहल से जुड़ा हुआ जो मुझे पता होना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक मुझसे छुपा कर रखा है। आखिर वो कौन सा सच है जिसे मैं नहीं जानती लेकिन रोहित जानता है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से मैं श्योर हूँ कि अब रोहित जरूर तो कुछ कुछ ना कुछ तो अलग जानता है जो मुझे नहीं पता। ये मैसेज देते हुए ये बनेगा उस पक्षी को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो वक्त पक्षी जाने से पहले किंग के रूम की तरफ उड़कर चला जाता है और उन्हें कुछ मैसेज देता है। किंग के हाँ में सिर हिलाने पर ही वो पक्षी अब आसमान में अपनी उड़ान भरने के लिए लगता है। अनिका के लिए ये कुछ अजीब था कि यहाँ पर पक्षी भी किंग की परमिशन के बिना कोई भी मैसेज लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बनिका ने तो सोचा था कि यहाँ पर हर पैलेस में रहने वाले आदमी ही किंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पक्षी भी किंग के ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अनिका ने जिस पक्षी को ये मैसेज देने के लिए बोला था वो पक्षी अनिका की बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद वो पहले परमिशन लेने के लिए किंग के पास गया और जब किंग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तभी वो पक्षी आसमान में आगे की तरफ उड़ा।